नमस्कार, दिन भर चैनल में आपका स्वागत है। कल का जो हमारा किस्सा था अधूरा रह गया था। जी। तभी हमने लिखा टू बी कंटिन्यू। जी, हम बात कर रहे थे हेल्थ की। या जी प्लीज। तो मैं बात कर रहा था कि हमने क्या कभी एफर्ट्स लगाए हैं कि हम अपने इलाके के डॉक्टर्स जो हैं, जो कि दुनिया भर में या भारत भर में अगर वो फैले हुए हैं, और उनमें से कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि अब निपुण हो चुके हैं। हालांकि एक डॉक्टर लाइन ऐसी है जिसमें कि एक कंटिन्यूसली ये लर्न करते रहते हैं, ये सीखते रहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट किसी मुकाम तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने हज़ारों सर्जरीज या फिर हज़ारों प्रोसीजर्स या फिर लाखों ओपीडीज कर चुके हैं, जो अगर उनमें से कुछ आ जाएं हमारे पास और हम उन्हें उतना वेतनमान भी दे पाएं, तो मुझे लगता है कि ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। हालांकि पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था, आयुष्मान भारत स्कीम शुरू की थी, जो कि एक बड़ा सक्सेसफुल वेंचर रहा है। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर भी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की जो हालत है वो बेहद ख़राब है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ऊना की, हम कुटलैहड़ की ही क्यों बात करें, हम ऊना की बात करते हैं। ऊना में स्नेक बाइट जब होता है, जब सर्पदंश होता है, तो उसके बाद सीधे पहली बात तो एक ही थोड़ा टाइम लग जाता है पहुंचते पहुंचते, लेकिन स्नेक बाइट हमें समय देता है। आमतौर पर दो तरह के सांप होते हैं, कोबरा है और एक कॉमन क्रेट है, कौडियां वाला सांप जिन्होंने कहते हैं, और एक नाग, फणा नाग। जब वो लड़ता है तो उसके बाद शरीर को अधरंग का दौरा पड़ जाता है। दिमाग से जो सिग्नल्स हैं हमारे अंगों को, वो नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे फेफड़े सांस लेना भूल जाते हैं। तो अभी भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी भी हमारे कुटलैहड़ में हुई है, जिसमें की मौत हो गई और परिवार ने आरोप लगाए हैं। तो मैं जब जालंधर में हम थे तो हम लड़ते थे इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर कॉमन क्रेट के इतने बाइट होते थे और बहुत सारी मौतें होती थी। तो हमें क्या करना है, हम चाहें तो हम सीएचसी या पीएचसी लेवल पर भी अगर हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेन करें, क्योंकि अगर वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर है उनको भी ट्रेन करें, तो हमें वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। एंटीवीनम जो है वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो विषरोधक जो दवा है, एंटीवेनम जो है, वो हमारे शरीर में ब्लड में जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो जहर का जो असर है उसको कम करता है। लेकिन अगर अधरंग हो चुका है और आपके फेफड़े फूल ही नहीं रहे, तो वो इतना असर नहीं कर पाएगा। फिर वेंटिलेटर पे डाल के जो ट्यूब है वो छाती में, फेफड़ों में तक पहुंचा के हमें आर्टिफिशियली वो सांस देनी पड़ेगी बॉडी को। तो हम यहां पर चूक रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालंधर का जो पैरामेडिकल स्टाफ था, भाई हर वक्त एनेस्थेटिस्ट तो पहुंचता नहीं है, जो बेहोशी का डॉक्टर है, क्रिटिकल केयर वाला। तो पैरामेडिकल स्टाफ ने बड़ी जानें बचा दी। हम तो जानते हैं ना, वो अलग बात है कि कुछ को ये आदेश नहीं होते हैं कि आप नहीं करेंगे इंट्यूबेट या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ की उन्होंने ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज अमृतसर में दिलवाई। तो कम से कम 10 से 12 नर्सेज जो थी उनको ट्रेन किया गया वेंटिलेटर चलाने के लिए। और आज जालंधर के ट्रॉमा सेंटर में आप जा सकते हैं, आप देख लेंगे कि वो जो नर्सें हैं वो बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं कर पा रहे, तो बंगाणा में कैसे कर पाएंगे या गगरेट में कैसे कर पाएंगे। तो अगर हमें स्नेक बाइट के केसेस में जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो ये मौतें हो रही हैं, इनको अगर हमें रोकना है तो एंटीवीनम पर्याप्त नहीं है। हमें अपने वेंटिलेटर्स चालू करने पड़ेंगे। अगर कहीं पर कवर में वो पड़े हुए हैं, उन्हें खोलना पड़ेगा। हमें अपने नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को आईजीएमसी या टांडा भेजकर उनको ट्रेन करना पड़ेगा। यार आजकल तो बच्चे वैसे ही बड़े फॉरवर्ड है, हमारी जो नर्सिस है। तो एक हेल्थ के ऊपर मेरा ये है। और दूसरा, लोअर कुटलैहड़ को पड़ता है आरएच, जो हमारा क्षेत्रीय अस्पताल है ऊना, और अपर कुटलैहड़ को पड़ता है जी बंगाणा। राणा भाई, अगर आप झोंपड़ी के आगे, ये मैंने अपने ग्रुप में ये बात कही थी, अगर हम झोंपड़ी के बाहर लिख दें महल, तो ये झोंपड़ी की सादगी, उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसका भी अपमान है,
और जो महल है उसकी भव्यता का भी अपमान है। तो वहां पर ऐसे ही हुआ, वहां लिख दिया हुआ सिविल हॉस्पिटल, लेकिन भाई वहां पर 4 डॉक्टर हैं एमबीबीएस, लेकिन जब भी कहीं सी सेक्शन करना है, सिजेरियन करना पड़ रहा है, तो हम भाग रहे हैं ऊना में। तो आज तक ऐसा क्या है? और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जनसंघ के, हम फिर वापस चलते हैं इतिहास में। सन 1980 में कुटलैहड़ के ही जनसंघ के नेता वेदरत्न आर्य जी, स्वर्गीय वेदरत्न आर्य जी, उन्होंने एक किताब लिखी थी संपूर्ण क्रांति का बिगुल, और कुटलैहड़ की उसमें कुछ मांगें थी, जिसमें कि जो प्रमुख मांगे मैं आपको बताना चाहता हूं। और कुटलैहड़ का अगर नौजवान, हालांकि तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, कुटलैहड़ के नौजवान हो या बूढ़े जवान और छात्र, सभी ये बात सुन सकते हैं कि उसमें जो पहली मांग थी वो थी कि 200 बेडेड अस्पताल बंगाणा में खोला जाए। 1980 में एक क्रांतिकारी विचार के साथ स्वर्गीय वेदरत्न आर्य लिख रहे हैं कि 200 बेडेड अस्पताल चाहिए। 2022 में 10 बेडेड अस्पताल है। 1980 में जनसंघ के नेता स्वर्गीय वेदरत्न आर्य लिख रहे हैं कि गोविंद सागर झील का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाए, और 2022 में हम देख रहे हैं कि वो नहीं मिल पाया। 1980 में स्वर्गीय वेदरत्न आर्य लिख रहे हैं कि यहां पर उद्योग लगाए जाएं, और 2022 में हम देख रहे हैं कि उद्योग नहीं लगे। तो इसलिए मैंने लिखा था अपने पेज पर कि पिछले 20 सालों में कुटलैहड़ 40 साल पीछे चला गया है। तो कई कारण है, हमारे पूर्वज हमें दिशा दिखा चुके थे, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चले। जी रवि रोनकर जी, आप ये बताएं कि अगर कुटलैहड़ की जनता आपको अपना पूरा समर्थन देती है, जी, पूरा आपको वोट देती है, अपनी आंखों पे बिठाती है, जी, तो आप उनकी इच्छा, क्योंकि बिकॉज सीधी सी बात है, कहते हैं ना कि भी आदमी कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जी, संतुष्टि, आप हाँ, संतुष्टि नहीं मिलती है आदमी को, तो वो क्योंकि उसकी इच्छा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अब ठीक कह रहे हैं। अब देखिए कि ट्रस्ट इतना तोड़ा गया है, जनता का भरोसा इतना अधिक तोड़ चुके हैं नेतागण, कि अब कोई अगर अच्छा विचार लेकर भी आएगा तो उसको एक अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। हम क्यों विश्वास करें रवि रोनकर की बातों का विश्वास कुटलैहड़ क्यों करें? बिल्कुल क्यों? और उनको, मुझे लगता है कि जो करंट सिनेरियो है, जिस तरह का माहौल है नेताओं का, भाषणबाजी का, गप्पों का, तो उसमें तो मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल आता है कि भाई अगर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो मैं तो वही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बात पेज पे भी चल रही थी कि आप बदल तो नहीं जाओगे। तो आपसे भी ऑफ कैमरा मैंने कल के इंटरव्यू से पहले मैंने ये बात कही थी कि भाई जी मैं कहीं बदल तो नहीं जाऊंगा। तो आपने कहा था कि पैसा बड़े बड़े को बदल देता है। वैसा ही प्रश्न मैंने कई लोगों से किया, तो एक रिमार्क ऐसा आया कि यस, पैसा बड़े बड़ों को बदल देता है। एक ने कहा कि 99% आप नहीं बदलेंगे, 1% तो हम रखेंगे। और मैक्सिमम ने ये कहा कि नहीं बदलोगे क्योंकि तुमने इतना कुछ जीवन में देखा है। तो सानू मुझे एक ड्राइवर हैं, वो भाजी कहते कि पत्रकारा, मैं क्या भाजी यार इदा तो नहीं कि मैं बदल जाऊंगा जे जित गए आप। कहते पत्रकारा तू नहीं बदलता, मैंने पता है। तो वो जो विश्वास है एक ड्राइवर का, ठीक है, एक मेहनतकश व्यक्ति का, तो मैं वो नहीं टूटने दूंगा। और अपने मुंह से अपना मुंह मियां मिट्ठू बनने का शौक नहीं है मुझे। आप मेरे पेज पर जा सकते हैं, आप मेरे पिछले 1.5-2 साल का जो कार्य है, जो हिमाचल का जो कार्य है, वो आप देख सकते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे रवि रोनकर और स्पेस देकर जालंधर भास्कर, दैनिक भास्कर, तब भी आपको मेरी की स्टोरीज मिल जाएंगी। तो हमारी पत्रकारिता शुरू से ही ऐसी है, मैं ऐसा ही हूँ। और इसके लिए कई बार मतलब मैंने कई ऐसी चीज़ें भी सही हैं, अपने साथियों से भी मैंने नाराज़गी झेली है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर देते हो क्या। जी रवि रोनकर जी, पत्रकार क्या पत्रकारिता से मन ऊब चुका है, राजनीति में पैर रखने जा रहे हैं? नहीं हुआ भाजी,
मुझे लगता है कि राजनीति में आकर पहले हम इसकी एक छोटी सी भूमिका बांधना चाहता हूं। जी जी। ऐसा क्या है कि 1947 के बाद हमारी पत्रकारिता जो है वो बदल ही गई। ऐसा क्या है कि पंडित नेहरू के समय में भी जिन्होंने सरकार के खिलाफ कार्टून छापे या खबरें छापी, उनकी वो दुर्गति की गई, उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं। ऐसा क्या है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, और ऐसा क्या है कि पंजाब केसरी ने जलंधर से जब इमरजेंसी लगी तो एक बड़ा एग्जाम्पलरी जबरदस्त उदाहरण देते हुए उन्होंने ट्रैक्टर से अखबार निकाली। ऐसा क्यों हुआ? तो भाई मैं 1947 से पहले की पत्रकारिता करता हूं। एक तरह से मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं कैसा पत्रकार हूं। मैं वो पत्रकारिता करता हूं जिसमें कि जैसे अब पंडित नेहरू की बात करते हैं कि पहले तो वो खूब लिख रहे थे, उन्होंने अपनी अखबारें भी निकाली। अब नेशनल हेराल्ड केस जो है वो उनका ही तो माउथ पीस था, उसमें वो एडिटोरियल लिखा करते थे। डॉक्टर BR अंबेडकर अखबार निकाला करते थे। आप बताइए किसने अखबारें नहीं निकाली? हर किसी ने अखबारें निकाली। क्या आपने समय का वेट किया कि जब वो समय आएगा मैं तब अपने आप को राजनीति में डालूंगा, उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा नाम बना लूं, दुनिया के बीच में ये डाल लूं कि भाई मैं कि मैं पत्रकारिता जो है वो मैं ही करता हूं? राणा भाई, ऐसा है कि नाम तो अपना शुरू से ही है भाजी। नाम तो अपना वो तो जनता देती है नाम। आप देखिए कि आप भी इस पेशे में, मैं भी इस पेशे में हूं, तो पत्रकारों को किस तरह से प्रलोभन आते हैं, पत्रकारों को किस तरह से ल्योर किया जाता है, पत्रकारों को किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है। मुझे स्टार्टिंग में मैसेजेस पहुंचाए गए, कहने कि टिप्पर थल्ले दे देना, इधर पता नहीं लगना, ब्लैकमेलर, पता नहीं कहां कहां से आ गए हैं। ऐसे मैंने प्रताड़ना होना में सही है। एक बार की बात है, कांग्रेस लीडर डॉक्टर विजय डोगरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं PWD रेस्ट हाउस में मैं कवर कर रहा था, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा था उनसे। हालांकि वो मैं उनको बहुत मानता हूं, उनकी जो सोच है, जो उनके आइडियाज है, मैं उनको अच्छे नेताओं में मैं गिनता हूं, और कुटलैहड़ में उनके जैसे बंदे बड़े कम हैं। तो ठीक है, पार्टी की उनकी आइडियोलॉजी अलग होगी, हमारी वो अलग है। मैं उनको काउंटर पे काउंटर क्वेश्चन कर रहा था, तो बीच में आवाजें आती हैं, जी ऐरे गैरे में बुलाना था, फिर सानू ना बुलाया करो। ठीक है, तो मेरी गिनती तो इक्की दुक्के और ऐरे गैरों में ही होती रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिसे बहिष्कार, जिसका जो बहिष्कृत हो, मीडिया के एक सेक्शन में जिसे बहिष्कृत किया गया हो, वो इन नामों के चक्कर में पड़ेगा? भाजी, नाम तो ऐसा है ना, नाम तो इतना है कि यहां से 90 किलोमीटर दूर, यहां से 100 किलोमीटर दूर अगर कुछ होता है और वहां का मीडिया अगर कवर नहीं कर पाता है ना, तो वो ढूंढते हैं, तो ढूंढते ढूंढते वो कहीं किसी को मेरा नंबर मिलता है तो मुझे कॉल करते हैं, हमारे यहां पर ये हो गया कि क्या आप आ सकते हैं? तो कई बार तो मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं होता, मैं फिर किसी को बोलता हूं भाजी यार 500-1000 रुपए का पेट्रोल का बंदोबस्त करो, तो फिर वो पेट्रोल वैसे डालते हैं और फिर मैं यूं जाता हूं। रास्ते में अगर मेरी बाइक खराब हो जाए तो मुझे नहीं पता वो कैसे ठीक होगी, फिर भी मुझे फिर कॉल करना पड़ेगा। तो मेरा जो चैनल है, मेरी जो पत्रकारिता है, वो पहले से ही पब्लिक फंड के ऊपर चली हुई है, लोगों के सहयोग से चली हुई है। और जब मेरे पैसे खत्म हो जाते थे, मुझे लगता था कि अब मैं पत्रकारिता नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपनी खबरों उसके नीचे, वीडियोस के नीचे लिख दिया करता था कि ये चैनल बंद होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि ये पत्रकारिता जारी रहे तो सहयोग करें। तो मैं अपना UPI नंबर और बाकी चीजें दिया करता था। तो आप बताइए कि मुझे क्या चाहिए इससे। तो रौनकर भाई, इलेक्शन का दौर वो किस तरह से करेंगे? क्या ये बड़ा, मैं खुद भी इस चीज में ना मैं सलाह ले रहा हूं। मैं सलाह ले रहा हूं उन लोगों से जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। मैं सलाह ले रहा हूं उस कैडर से जो इसके मास्टर हैं, जो बूथ मैनेजमेंट करना जानते हैं, जो मोबिलाइजेशन करते हैं। पर हालांकि मुझे वैसी भीड़ तो नहीं चाहिए। एक अच्छी बात राणा भाई मैं आपको बताता हूं, जो मेरा उत्साह बढ़ाती जा रही है। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, और हालांकि मेरी पत्नी गीतिका शर्मा, उसको लगता है कि ये एक मजाक चल रहा है। मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति पेट्रोल भी जनता अगर कुछ सहयोग करती है तो वो डलवा के रिपोर्टिंग करने जाता है, वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? जबकि मेरा जो मुकाबला है
उन धन्ना सेठों से है, उन बड़े बड़े नेताओं से है जो कि जिनके पास अरबों की संपदा है। ठीक है, तो ये चुनाव जो आपने प्रश्न पूछा, तो अब हुआ क्या, मुझे एक कॉल आता है विदेश से, वो बोलते हैं भाई साहब मेरे घर पे गाड़ी खड़ी हुई है, चाबी मेरे घर पड़ी है, गाड़ी के पेपर पूरे हैं, आप प्लीज बाइक पे मत चलिए, आप वो गाड़ी उठाइए और आप निकल पड़िए। एक व्यक्ति जो मुझे सिर्फ एक बार मिला है आधे घंटे के लिए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, वो मुझे कहते हैं भाजी आपको धन चाहिए तो हम आपको धन भी देंगे। वो किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं वो। तो ऐसे लोग हैं। मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय का जो ग्रुप जो बड़ा शक्तिशाली है, देखिए जेएनवी के पढ़े बच्चे बहुत समर्थ्यवान हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट की, भाजी किन्ने पैसे चाहिए थे। तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। अगर ये सेंटीमेंट सच्चा है, क्योंकि मैं भी हले यही कह रहा ना, अगर ये सेंटीमेंट सच्चा है तो फिर रवि रणखड़ ਨੂੰ कोई नहीं हरा सकता। मैनू परसों एक कॉल आई, वो कहते भाई सानू ये लग रहा, हमें ऐसा लग रहा है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। उस व्यक्ति का ये कहना था, हमें लग रहा है कि यार जनता चुनाव लड़ रही है भाजी, आपको कोई सिंबल मिले या ना मिले, आप इंडिपेंडेंट लड़े या किसी पार्टी से लड़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यह लगता है कि एक वॉइस आ जाएगी, हमारा एक बंदा आ जाएगा यार जो हमारे साथ खड़ा होगा पाजी। तो मैं इन एस्पिरेशंस को, इन आशाओं को मैं धूमिल नहीं होने दूंगा। और मैंने आपको बताया था कि मैं क्यों आ रहा हूं, शक्ति संचय के लिए आ रहा हूं, मुझे शक्ति चाहिए इन कार्यों को करने के लिए। जी रवि रणखड़ जी, जिस तरह से आपने बात की है कि भाई आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, जी जी, तो मैं सर अभी ये बात करना चाह रहा हूँ कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, सब पोस्टर लगने लगे हैं। हाँ हाँ, आपके पोस्टर मार्केट में दिखाई नहीं देते, आप सिर्फ और सिर्फ दिखाई देते हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। जी जी जी, उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? हाँ ठीक है, ये प्रश्न ना मेरे मन में भी आता है, तो क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं बड़े बड़े होर्डिंग लगाऊं। और तो मैंने एक पॉलिटिशियन से पूछा जो ऑलरेडी इलेक्शन लड़ रहे हैं और लाइन में हैं, मैं बोले पाजी यार ये जो भीड़ आ रही है, ये जो पोस्टर लग रहे हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है। तो उन्होंने बोला कि ये जो भीड़ होती है, भीड़ से बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आज से कुछ कई साल पहले पड़ता था, बोलते कि अब फर्क नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा बहुत प्रचार जो है वो बहुत आवश्यक है, उतना हम कर लेंगे, उतना हम कर लेंगे। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई, तो कह रहे थे कि यार तू कैसे लड़ेगा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तुम कैसे लड़ोगे। तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि भाई जी अगर मैं दिल में घुस गया, अगर मैं जनता के मन में घुस गया, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है लाखों रुपए खर्च करने की, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो ये चुनाव जो है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं इसका एक उदाहरण भी बनाना चाहता हूं। हालांकि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वो क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने नहीं किया तो ये मेरे पत्रकारिता धर्म के साथ भी ये अन्याय होगा। एक नया ट्रेंड जो है पिछले 10 सालों से चल पड़ा है भारतीय राजनीति में, कि आप चुनाव से पहले भर भर के धन बांटिए, भर भर के चीजें दीजिए। जैसे कि कोई फिलैंथ्रोपी होती है, कोई समाज सेवी जो लोग करते हैं ना, कि बहुत पैसा, जैसे टाटा बिरला किया करते थे पहले, सराय बना दी, बच्चों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत पैसा। तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं। हालांकि मैं उनकी मंशा पर सवाल नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर रहे हैं। अगर कोई अपना पैसा जो है चुनाव से पहले जनता तक पहुंचा रहा है तो अच्छी बात है, जनता को फायदा है। लेकिन अगर धन के बल पर ही चुनाव लड़े जाएंगे तो हमारे जैसे या फिर और भी कई हैं जिनके पास धन नहीं है, वो कभी भी लोकतंत्र के इस पर्व में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे भाई जी। क्योंकि ये कैसा वो चल पड़ेगा कि उन्हीं इतने पैसे खर्चे, उन्हीं सानू वाटर कूलर लाई देते, उन्हीं सानू छत्तियां बंडी देती, ठीक है, उन्हीं नौकरी देती। तो ये भी बात है, पर लेकिन उधर से एक्सप्लेनेशन ये आता है, मैं सम्मान करता हूं उन लोगों का जो कि अपना धन लगा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए भाजी। आज के डेट में कोई 500 रुपया नहीं देता, ठीक है। अगर आप 2 करोड़ 3 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया अगर आप समाज सेवा में पहले लगा कर आ रहे हैं तो आपका भी सम्मान मैं करता हूं। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या उससे आपको लगता नहीं कि इससे जो जिनके पास धन नहीं है वो कभी भी विधानसभा या लोकसभा
पहुंच पाएंगे। उसके लिए बहुत तप करना पड़ेगा फिर उनको। बिल्कुल। जिस तरह से रवि रोनखड़ जी आपने कहा कि आपको समर्थन मिल रहा है, क्या जब आप चुनाव जीत जाएंगे या फिर अगर खुदा ना खास्ता भी आप इलेक्शन लड़ लिए, कोई सीट मिल गई आपको, कोई आप लोगों के नीयतों के ऊपर शुरू में खरे उतर गए, लेकिन उसके बाद वो लोग आपसे एक्सेप्ट करेंगे कुछ जिन्होंने आपके ऊपर धन लगाया है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसे ऐसे धन को मैं नहीं ले पाऊंगा। ऐसे धन के मुझे सिग्नल्स तो आ रहे हैं, तो मैं उनको कोई वो नहीं कह रहा, जवाब नहीं दे रहा मैं उनको। मैंने उनके यही कह रहा हूँ, भाई जो लोड पेगी तो मैं दसूंगा जी, है ना। सीधा मना भी नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि सोर्स क्या उसका जी। पर मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि जिस दिन अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर आप इसको खुद ही मुहिम बना देते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि फिर हम इसको हो सकता है कि 2-3 लाख रुपए में हम ये चुनाव करा पाएं। चुनाव में आपको लाउड स्पीकर चाहिए और एक साउंड सिस्टम चाहिए, क्योंकि अगर गैदरिंग बड़ी है तो। छोटी गैदरिंग तो हम बिना लाउड स्पीकर के चक देंगे फट्टे। जी जी। जी रोनखड़ जी, सबसे पहले जनता के लिए आप काम क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो जो शुरुआती काम है, जो कि कुछ दिनों में हो सकता है, शुरुआत उसकी हो सकती है, वो है जो दफ्तरों में हमारी जनता की जो बेकदरी होती है ना, वो जो लटकाएंगे एंड लटकाएंगे एंड लटकाएंगे, उस पर मेरे को स्टार्टिंग में काम करना है। बहुत ज़्यादा बाजी परेशानी हो रही है। जो एटीट्यूड है कुछ विभागों में, कुछ अधिकारियों का, वो बड़ा भयंकर है। लोग बड़े परेशान हैं। तो पहले तो वो स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जो सर्विसेज हैं, बताना पड़ेगा ना कि देखिए, स्कूल है जैसे, तो देखना पड़ेगा कि क्या मास्टर जी समय पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है? क्योंकि मुझे फीडबैक आ रहे हैं। एक अध्यापक ने मुझसे कहा कि जितना सैलरी बिल हमारे स्कूल का है, हम उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे। और मुझे अंदर से कुछ होता है जब लाखों रुपया जो है वो सैलरीज में जा रहा है और आउटपुट हमारी जो है वो बहुत कम है। तो क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल क्यों मशरूम हुए, इसका बड़ा कारण यही था कि सरकारी स्कूलों में खामियां थीं। 70,000 जहां सैलरी है, या 35,000 40,000 सैलरी है जिस सरकारी टीचर की, और वहां पर 15,000 14,000 जब प्राइवेट की है, तो प्राइवेट में क्यों इतना रश है? तो कई बेसिक क्वेश्चन। तो पहला मेरा जो कार्य रहेगा वो इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करना होगा। शराब की जो समस्या है कुटलैड में, उसको मैं एड्रेस करूंगा। और मैं वादा करता हूं, जो पंचायत ये चाहेगी कि हमारे इलाके में ठेका नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। फिर दूसरा प्रश्न आता है जी, 2 नंबर की बिकती है। भाई जी, अगर पॉलिटिकल विल है तो कोई 2 नंबर की दारू बेच कर दिखाए। ये मेरा भी उनको चैलेंज है। फिर आता है कि हमारे बसोली के एरिया में, पीरगा के आसपास, और हमारे बंगाणा में ये जो रेड लाइट कहते हैं, सॉरी रेड क्रॉस बोल दी मैंने, मैम सॉरी, रेड लाइट एरियाज जो ये बनने शुरू हो गए हैं, ये जो पेड सर्विस शुरू हो चुकी है देव पार, तो उस पर भी कुठाराघात करेंगे। और उसके बाद बहुत सारी चीजें बनी। लेकिन पहला काम यह होगा कि हम स्ट्रीमलाइन करेंगे सर्विसेज को, और जल्द से जल्द गोविंद सागर झील से पानी लिफ्ट करने के लिए तुरंत हम कोई खुद ही एजेंसी हायर करेंगे एक, और फिर हम प्लान बनाएंगे। जो हमारे रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं IPH के, या फिर जियोलॉजिस्ट जो हैं, हम सभी को एक रोपिन करेंगे और एक टीम बनाकर हम उस कार्य में लग जाएंगे। रवि रोनखड़ जी, जिस तरह से आपने बात की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल में जहां पे 15-15 साल लग जाते हैं एक कार्य को करने के लिए, आपके लिए 5 साल बहुत होंगे? देखिए, कुछ कार्यों को करने के लिए तो कुछ कार्यों को करने के लिए दिन और महीने काफी हैं, कुछ के लिए साल लगेंगे। क्योंकि जो बड़ी परियोजना है वहां से पानी लिफ्ट करने की, गोविंद सागर झील से पानी लिफ्ट करने की, उस स्कीम को लाने के लिए हमें बड़ा दम लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उस पे हम कुछ लोगों को हर रोज, मतलब डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि हमने आज एक मीटिंग कर ली तो अगली मीटिंग 1 हफ्ते बाद ना, एवरी डे, हर रोज उस पे कुछ लोग लगे रहेंगे। देखिए, एक विधायक को 3 लाख के करीब कहते हैं कि सैलरी मिलती है। मुझे नहीं पता वो कितना पैसा है, लेकिन अगर आप उस सैलरी के पैसे को ही अगर आप थोड़ा सा कर ले, आप यार कोई बंदा हायर कर लीजिए, स्पेशलिस्ट को इस पे हायर करिए। बड़ा भाई, क्या हो सकता है, डेली मीटिंग्स ले, क्या हो सकता है, कितनी पावर की, कितने हॉर्स पावर की हमें वहां पर मोटर्स चाहिए, पंप चाहिए,
कितना पाइप चाहिए होगा, तो हम एक उस काम में लग जाएंगे। हालांकि हमारे पास इतना बड़ा विभाग है, सिंचाई विभाग, जल शक्ति विभाग है हमारे पास, तो उसकी सहायता लेके तो जो बड़े प्रोजेक्ट है उनमें तो टाइम लगता है भाई, लेकिन जितना समय एक प्रोजेक्ट को लगना चाहिए आइडियली, जो कि टेक्निकली, उतना उससे कम समय में हम हर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। क्या इसमें रोजगार का भी कुछ प्रावधान होगा? जो युवा हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या इसके लिए भी कुछ आप टाइम निकाल पाएंगे फिर? देखिए, ये रोजगार के लिए तैयारी है, पहले दिन जाकर तो कोई कंपनी आएगी नहीं। और मेरा ये मानना है, मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम भविष्य में भयंकर जल संकट और फूड क्राइसिस को हम झेलने वाले हैं। जब श्रीलंका में आया तो फिर ये बंद गोभी, ये जो आलू कचालू, ये जो है, ये 500-500 रुपए किलो बिके। पाकिस्तान में तो अभी भी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पानी को संजोकर खेतों तक पहुंचाकर उसमें से फल और सब्जियां निकालनी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिसके पास जल और अन्न होगा वही दुनिया पे राज करेगा। भाई जी, हम गाड़ी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन हम फल और सब्जियों के बिना नहीं रह सकते, हम अन्न के बिना रह सकते। तो फूड सबसे बड़ी और सदा से चलती आ रही कमोडिटी है, इसी को हम अपनी ताकत बनाएंगे। और बंगाणा की मंडी जो है वो हिमाचल की बड़ी मंडियों में से एक होगी। और नीचे लोअर कुटलैहड़ में ऑलरेडी हमारे पास ऊना की मंडी है, लोअर कुटलैहड़ के लिए वो मंडी पड़ती है, उसमें बड़े कार्य हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, उसमें कई लोचे हैं। ठीक है जी, जिस तरह से कहा कि रवि रोनखर जी ने कि भाई बड़े लोचे हैं, तो चलिए मैं फिलहाल इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी एक जो सवाल है जो सर मेरे जो मन में आ रहा है कि क्या रवि रोनखर, वही बात आ गई, क्या रवि रोनखर बदल पाएगा? देखिए, हाँ, अच्छे के लिए अच्छा बनना और अच्छा करने के लिए तो बदल सकते हैं हम, लेकिन ये है कि बुरे के लिए नहीं बदल पाएंगे, है ना। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी मेरे में कुछ खामियां होंगी, मैं उन्हें ठीक करूंगा, तो वो भी बदलाव है। तो पॉजिटिवली मैं उसी पे चलूंगा। और भाई लेके क्या जाना है, मैंने एक बात कल अपने पेज पे भी कही थी, मैं दोबारा दोहराता हूं। हमारे यहां पर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, अगर है तो वो परिवार से है। संगठनों में अगर कोई लीडर है 20-25 साल से, कोई भी टीम पर जीतती कैसे है? भारतीय क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, जब तक हमारी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी नहीं हुई, हम टूर्नामेंट्स नहीं जीत पा रहे थे तगड़े। जैसे हमारी बेंच स्ट्रेंथ ठीक हुई कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोहित भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम जीत रहे थे। भाई ये जो श्रीलंका और पाकिस्तान के मैचों पे माफी मांगता हूं उनको छोड़ के, फिर भी हमारी टीमों का जो प्रदर्शन था, भारतीय टीम जो है सिरमौर क्रिकेट की इसलिए बन पाई कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। तो हम बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार करेंगे। अरे भूल जाइए यार अपना परिवार, आप देखिए संगठन कैसे चलता है, तो तगड़े बंदे लाएंगे। क्योंकि और की चुनौतियां जो मैं कैमरे पे नहीं बताऊंगा, आज तो नहीं बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, उनके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें शूरवीरों को ढूंढना पड़ेगा। तो वो मेरा है कि अगर जिस दिन मुझे लगा कि मैं कुटलैहड़ को नहीं संभाल पा रहा हूं या फिर मुझसे बेहतर संभालने वाला कोई आ चुका है, तो उस दिन फिर उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप आई लै हुण फड़ कुटलैहड़, हुण तू चला, इदा ही होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि यार मेरा राइट है, मैं 3 साल तो जित रहा, मैं 4 बार तो जित रहा, मैं मेरा राइट है, नहीं, ये को वो चीज़ नहीं है भाजी। हमें बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी पड़ेगी। रवि रोनखर जी, लोग आपको वोट क्यों डाले, किस लिए डाले? ये तो अपने नेताओं वाला सवाल पूछ लिया कि लोग क्यों डाले। लोग इसलिए डाले कि आप नेता बनने जा रहे हैं अभी? जी 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 जी। लोग इसलिए मुझे वोट डालें कि आप ये देख लीजिए कि पिछले 20 सालों में बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किस तरह का विकास हुआ है। आप ये देख लीजिए कि कुटलैहड़ के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हमें बड़सर जाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा क्या है कि अल्ट्रासाउंड के लिए हमें महतपुर जाना पड़ रहा है, इसलिए वोट दीजिए। ऐसा क्या है कि कुटलैहड़ में ठेकों की गिनती ज्यादा है जबकि खेल के मैदानों की कम है। ये जो कुरीतियां हैं, एक बात जो है जो नेता नहीं करते हैं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं तो मैं ये कह सकता हूं, हमारे लड़के इस वक्त भयंकर समस्या में हैं।
खास करके तलाक के केसेस। ऊना की अदालत में इस वक्त हजारों केस तलाक के चल रहे हैं और सारे के सारे, हो सकता है कि 99% या 95%, क्योंकि सिख भाई भी हैं यहां पर, मैं सबको मैं सनातनी मानता हूं, तो 100% केस सनातनियों के हैं। हमारा हजारों करोड़, और भारत में कितने होंगे, हजारों करोड़ रुपया हमारा कोर्ट की फीस, वकीलों की फीसों में जा रहा है। हमारा नौजवान जो है वो वंश नहीं बढ़ा पा रहा है, वो फंसा हुआ है फर्जी केसों में। तो ये जो अन्याय लड़कों पर भी हुआ है, देखिए लव जिहाद में फंसी हमारी बेटियों के लिए हम जान दे सकते हैं और लड़ते हैं उनके लिए, हर जगह लड़ते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए हम अपना कतरा कतरा बहा सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि वो मेरे एजेंडे में है। लेकिन हमारे लड़के भी हैं जो कि इस चीज से परेशान हैं, फर्जी केसों से। तो उनको फर्जी केसों से बाहर निकालने के लिए हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो विधानसभा में देखिए, विधायक एक लॉ मेकर है, तो ये जो समस्याएं हैं उनका लॉ में क्या, क्योंकि लॉ जो है ना वो तुरंत रेमेडी देता है, तुरंत उसका समाधान कर देता है चीजों का। तो हमें ये भी जुडिशियल रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे। और मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको और कंटिन्यू करना चाहता हूं। बहुत सारे क्योंकि भारत शुरू से ही गणतंत्र, हमारे छोटे गणतंत्र हुआ करते थे, भारत में बहुत सारे राजा थे, एक डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। लेकिन आने वाले समय में मैं ये चाहता हूं कि अगर ऊना का सबसे बड़ा अधिकारी जैसे डीसी साहब है, जैसे या एसपी साहब है, तो डीसी और एसपी ऊना की जनता तय करे, ना कि नेता तय करें। कुछ ऐसा हो जैसा कि कुछ देशों में शुरू हो चुका है। ऊना का जो सबसे बड़ा जज है, तो उस जज को तय करना जो है वो जनता करे। जनता के पास 10 नाम होने चाहिए और 10 के रिकॉर्ड होने चाहिए, यार हमें ऊना में ये जज चाहिए, ठीक है, और उसकी कोई वोटिंग वाला क्विक सिस्टम कोई हो तो वो जज हमें चाहिए। तो इस लेवल तक अधिकारी चाहिए हमें, तो हमें ये अधिकारी चाहिए। जनता नेता 5 साल में एक बार चुनती है, लेकिन उसके बाद जो पूरा अमला है वो नेता चुनता है, और जनता अगर उस अमले से परेशान हो जाती है वो किसके पास जाए। तो ये तो आने वाली बातें हैं, आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकेगा कि हम लोकतंत्र की यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचेंगे। जी रवि रोणकर जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि भाई जो तंत्र है वो हमारा चेंज होना चाहिए, जो हमारा थोड़ा सा अपना देश का जो है वो थोड़ा सा आप हालात जो है सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक पॉसिबल है? क्या आपने अभी बात की शक्ति संचय, शक्ति संचय आखिर है क्या? देखिए, शक्ति संचय है जब किसी का भाई 10 दिन से लापता है, गांव में गोली की आवाज सब सुनते हैं, हर किसी के कानों में गोली के 3 फायर आते हैं, धाएं धाएं धाएं, वो व्यक्ति गायब हो जाता है। परिवार ढूंढता है, परिवार पहले दिन से कहता है कि मुझे इस पे शक है, इसने मारा है मेरे भाई को, लेकिन पुलिस उस पे हाथ नहीं डालती है। और अचानक 10 दिनों के बाद उसकी लाश जो है वो घर से इतने दूर मिलती है। तो इन बिटवीन वो कहाँ थे, वो कभी वो जो चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। मैं ये चाहता हूं अगर शक्ति संचय होता है तो ये जो सिस्टम है इसके ऊपर उस शक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा न्याय दिलवाने के लिए। हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। सूरों का बाड़ा मतो गांव में किसी ने खोला, किसी को परेशानी थी, उसने शिकायत की, बदबू आ रही थी, मैंने खुद वो बदबू सूंघी है, मैं वहां पर था। अब पता लग रहा है कि जिस व्यक्ति के खेत में वो सूरों का बाड़ा है वो सूअर जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हैं जिसे पता ही नहीं है कि मेरे नाम पर कोई सब्सिडी ले चुका है। 40 बकरियां जो थी वो एक फार्मर है, उसने क्या किया, बेचारा गरीब बंदा था, उसको लगा कि मैं सब्सिडी लेनी चाहता, उसने भी 10 बंदों के नाम पर 40 बकरियां ले ली। 40 में से बहुत सारी मारी गई, तड़प तड़प के मरी हैं, वो बहुत दर्दनाक मौत मरी हो। जो उनकी जो कुछ की पहले वाली जो बकरियां थी वो हम ऑफ कैमरा बात कर ही रहे थे कि वो भी मर गई, और अंत में जो कुछ बची वो औने पौने भाव
कोई कसाई ले गया होगा, उसने उसे मीट शॉप पे काटा होगा और वो बीमार बकरी का मांस ही खिला दिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अब चिल्ला रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय दिलवाने के लिए अभी तक तो हमारी लड़ाई न्याय पे है, अभी आगे कहां चलना है बजी, तो शक्ति संचय चाहिए। जंगल जैसे रामगढ़ धार काटी गई है, हजारों वृक्ष जो है वो गायब है। हजारों वृक्ष कौन लेकर गया, किस कत्थे की भट्टी पे वो गए? तब अगर हमें शक्ति मिलती है तो हमारे जंगल में कोई घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, हमारे इलाके में कोई चिट्टा बेचने की हिम्मत नहीं करेगा, हमारे इलाके में कोई देह व्यापार करने की सोचेगा भी नहीं। तो ये शक्ति संचय है, वो शक्ति चाहिए हमें। और सारे न्याय संगत और कानून संगत बात होगी जो देशभक्ति की आपने बात की थी। ये ऐसा नहीं है कि कोई रेडिकल बंदा आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस कठोरता के साथ शक्ति का प्रयोग माननीय मोदी जी ने किया है या फिर योगी जी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है और क्या कहते हैं, असम के सीएम कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, तो वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कुरीतियां जो हैं वो परंपरा बनती जा रही हैं। वो बड़ा डरावना एक चेहरा है इस तंत्र का। जी रवि रवनकर जी, जिस तरह से आपने कहा कि शक्ति संचय का अर्थ समझाया, अब मेरे को लगता है कि लोगों को समझना बाकी है कि यह शक्ति संचय है क्या। लोगों के हाथ में ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। रवि रवनकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाजी आपने चांस दिया। हम आशा करते हैं कि जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो जरूर पूरी हो और भगवान आपका साथ दे और लोग आपको सर आंखों पे बैठाए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।